फेडरलिज्म। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ये हमने सुना बहुत है, लेकिन किस तरीके से इंडिया एक फेडरल कंट्री कहलाती है। स्टैंडर्ड 10th पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह लो, प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से। चैप्टर है फेडरलिज्म, टॉपिक इज इंडिया अ फेडरल कंट्री। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को पता है क्या कहता है? इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब अलग अलग राज्यों का एक समूह। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि राज्यों को अपनी एक इंडिपेंडेंस मिली हुई है। हालांकि ये आते हैं एक कंट्री के अंदर, लेकिन फिर भी राज्यों को एक इंडिपेंडेंस मिली है। यहाँ पर इंडिया के नाम पे हम लोग कहते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक, ऐसा हम कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया वगैरह, हम ये कहते हैं, लेकिन फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं होता है। बट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ फेडरेशन या फेडरलिज्म जो है उसके प्रिंसिपल्स इम्प्लाई हो रहे हैं दोस्तों। पावर शेयरिंग यहाँ पर दी गई है, इसलिए आप इस चीज़ से मना नहीं कर सकते हो दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म आर नॉट इम्प्लाइड इन आवर कंट्री। देखना है तो आप देखिए, इंडिया में 2 टियर गवर्नमेंट बनाई गई है, 2 लेवल बनाए गए हैं गवर्नमेंट के। एक होता है यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं हम लोग, केंद्र सरकार जो पूरे देश को गवर्न करती है। कुछ इश्यूज ऐसे जो कि नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, इन सब चीज़ों को गवर्न करती है। और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 2 टियर में गवर्नेंस डिवाइडेड है। इन लेवल्स को बाद में डिफाइन करूंगा, पहले आपको ये बता दूं कि ये टियर्स इसलिए डिफाइंड थे कि दोनों टियर्स को एक ऑटोनॉमी मिली हुई है। हालांकि इंडिया में थोड़ी सी यूनियन गवर्नमेंट को अथॉरिटी ज़्यादा है, बट स्टिल इसका ये मतलब नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना एक वर्चस्व होता है। बाद में इसमें एक 3rd टियर भी ऐड करा गया था, जब लोगों को लगा था नहीं यार, गवर्नेंस थोड़ा सा और इन डेप्थ होना चाहिए, थोड़ा और लोगों के करीब होना चाहिए। तब पंचायत गांव में और शहरों में म्यूनसिपालिटीज़ इनकलकेट करी गई। जो पंचायत में सरपंच का चुनाव होता है, म्यूनसिपालिटीज़ में कॉरपोरेटर्स, पार्षद, इनका चुनाव होता है। नाउ हुआ ये कि ये जो लेवल है इनमें पावर शेयर करना थी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कोर्ट्स, हमारे ज्यूरिसडिक्शन ने कुछ लिस्ट बनाई और अकॉर्डिंग टू दैट इन गवर्नमेंट्स में, जैसे यूनियन और स्टेट, हालांकि ये पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ को हम लोगों ने स्टेट के अंदर ही रखा था, वो इमीडिएट इश्यूज़ के लिए होते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन जब बनाया गया तो कुछ लिस्ट बनाई गई कि भैया यूनियन गवर्नमेंट के पास में कौन सी पावर रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर रहेगी। तो जो लिस्ट थी यूनियन गवर्नमेंट के पास, जो पावर्स थी, उसे कहा गया यूनियन लिस्ट। उसमें 97 सब्जेक्ट्स आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो पावर्स थी, जो ज्यूरिसडिक्शन, जो एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन उसके अंडर आते थे, वो 66 सब्जेक्ट्स की एक स्टेट लिस्ट बनी। अब ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के इश्यूज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ राजस्थान हैज बॉर्डर विद पाकिस्तान। उसके लिए अपने राज्य की सीमा की सुरक्षा उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि अब हमारे पूरे नेशन के लिए उस बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा, मतलब बॉर्डर की सुरक्षा ना, कम ऑन, दिस इज लाइक सेम इशू। तो यहाँ स्टेट इन्वॉल्व होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इस कारण से ये कॉन्करेंट लिस्ट बनी जिसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसी कुछ लिस्ट आई है, एजुकेशन बोर्ड में आती है, काफ़ी सारी चीज़ों में आ जाती है। जैसे मैरिजेस वगैरह है, हाउस परचेस वगैरह स्टेट के अंदर आते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी सेंट्रल यूनियन के अंदर आता है। और जो मैंने आपको इशू बताया वो कॉन्करेंट है, वो दोनों जगह आता है। सो वैसे भी 47 सब्जेक्ट्स पॉइंट करे गए और इंट्रोड्यूस किए गए थे। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स कि व्हाई इंडिया इज डिपिक्टेड एज अ फेडरल कंट्री, क्योंकि एक फेडरेशन के सारे प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आशा करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको हमसे
पर्सनल वन ऑन वन क्लासेस लेना है तो के दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट ज़रूर करना, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड गिविंग आउट क्लासेस. स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय.